गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का जो 9th में जो कृतिका बुक है उसका चैप्टर 3 पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ने वाले हैं, जिसकी लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। जी हाँ, तो आज जो ये चैप्टर हमने पढ़ा पिछले वीडियो में आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी जो है प्रश्नोत्तर देखिए और कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता है? कहने का मतलब है कि लेखिका को अपनी तरफ जो आकर्षित कर रहा है गंतोक शहर, तो उसमें पूछा गया है कि किस तरह से लेखिका को गंतोक शहर आकर्षित कर रहा है। आंसर देखिए, हाँ, जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, पहले प्रश्न का उत्तर कि गंतोक किस तरह लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। रात्रि के समय जब लेखिका वहां से गुजरी तो उन्होंने देखा कि पूरा गंतोक शहर था, वहां की जो रोशनी है वो मानो तारों के रूप में, वहां की जो लाइट्स है वो ऐसी लग रही है मानो तारों की तरह टिमटिमा रही है। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। एक झालर सी, एक दीवार जो है, जैसा आपने देखा होगा झालर, तो उसकी तरह वो है एकदम कतार में जो लाइट्स लगी हुई थी वो एक जो है उनके गुच्छे, जो रोशनी के गुच्छे थे वो किस तरह से प्रतीत हो रहे थे? झालर की तरह। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जादू हो गया हो और उस जादू से ही जो है बार बार ये रोशनी में जो है झालर सी टिमटिमा रही हो। उसे ये जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो, स्थगित सा हो गया हो। लेखिका जो है एकटक जो है उसको देख रही थी और उस पर इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उसको उसका खुद के अस्तित्व का भान एहसास ही नहीं रहा। सब कुछ अर्थहीन सा था। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ अर्थहीन है, धरती पर पैसा की कोई वैल्यू नहीं है लेखिका के लिए। तो वो जो वहाँ का सौंदर्य था वो ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जिससे वो इतनी एकदम स्थगित सी हो गई थी। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, और उसकी जो चेतना थी वो किसको प्राप्त हो रही थी? शून्यता को। अर्थात लेखिका जो उस सुंदरता को, अर्थात गंतोक के सौंदर्य को देखकर उन लेखिका को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो चेतन अवस्था में ही नहीं हो, अब वो शून्य अवस्था में आ गई हो। एक टक वो ठगी सी उसको देख रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। और जो सुख की अतीन्द्रियता, अर्थात वो जो है इस सुख में इतना डूब चुकी थी कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसको जो है उसकी डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था, और उसको जो है अपने मन में आत्मा की शांति, आत्मा की जो है सुख, आत्मा का जो सुख होता है वो उसको उससे प्राप्त हो रहा था। इसीलिए लेखिका उस गंतोक की जो सुंदरता है उसकी तरफ इतनी आकर्षित हो गई थी, उसके सौंदर्य के प्रति। अब आगे है सेकंड क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम। हाँ, तो हम जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंतोक जो जगह है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर की जो उपाधि दी गई है वो क्यों दी गई है? उसके पीछे क्या कारण है? उत्तर देखिए, उस गंतोक को इतना जो है खूबसूरत शहर जो है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में
अत्यधिक श्रम किया है, क्योंकि मेहनत की है तभी तो मेहनत का लोगों का जो है वो शहर है, वहाँ के जो लोग हैं बादशाह, एक तरह से उपाधि दी गई है उनको, तो उनके लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं वहाँ के। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है, वहाँ पर जो है पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है, और पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है। जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा कि जो है वहाँ की औरतें जो है पत्थर तोड़ती हुई जो है प्रतीत लेखिका को दिखाई दे रही थी जब वो रास्ते में जा रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने, बोकू जो है एक क्या होता है, एक सिक्किम परिधान होता है जब औरतें चाय की पत्तियां तोड़ती रहती है तब वो पीछे बांधती है उसको, पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बहुत ही मुश्किल है, कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। लेखिका ने क्यों कहा है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर? क्योंकि वहाँ की हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। वो किसकी वजह से बनाया है खूबसूरत? वहाँ के मेहनतकश जो लोग हैं, जो स्त्रियाँ हैं, उनकी वजह से वो जो है शहर खूबसूरत बना है। इसीलिए इसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? अब जो श्वेत पताकाएं वहाँ फहराई जाती थी उसके बारे में हमने अध्याय में पढ़ा कि वो उसके पीछे क्या कारण था। सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर भी रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसीलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। आगे प्रश्न 4 है जिसमें दिया हुआ है कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो थी वो बतानी है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी ये बताना है। नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियाँ, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे नार्गे ने बताया कि घाटियों का सौंदर्य जो है देखते ही बनता है, यानी बहुत सुंदर है वहाँ की घाटियाँ। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है, यानी कि अगर वो उन घाटियों में जाएंगे, सिक्किम की घाटियों में देखेंगे तो किससे तुलना की गई है? स्विट्जरलैंड से। आगे है नार्गे ने आगे और क्या क्या कहा। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य के शुरुआत में फहराई जाते हैं। ध्वजा का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। जैसा कि अभी बताया कि सफ़ेद ध्वजा कब लगाई जाती है, फहराई जाती है, और रंग बिरंगी ध्वजा कब फहराई जाती है। सिक्किम में भी भारत की तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी थी। जैसा कि हमारे भारत में भी खूब अंधविश्वास और आस्थाएं ये सब होती है, वैसे ही वहाँ भी थी। वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती है जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है, यानी कि वो उसको पहन के बड़ी ही खूबसूरत दिखती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। उनके जो घर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? ऊपर से ताश के पत्तों की तरह। वहाँ के जो लोग हैं वो मेहनतकश लोग हैं,
क्योंकि कहा ही गया है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर है वो, और जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। स्त्रियां और बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती है, घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती है, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती है, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांधकर रखती है। इस तरह से वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही मेहनतकश है। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया, यानी कि नार्गे ने जो है, जितेन नार्गे, वो जो गाइड थे और वो बता रहे थे लेखिका को कि इस तरह से वहाँ के लोग जो है बहुत ही मेहनती हैं। आगे है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि जो कवि लॉन्गस्टॉक है, मैं जब लेखिका घूमने गई, कवि लॉन्गस्टॉक जगह थी, जब हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ा था, तो वहाँ पर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी थी। तो वही प्रश्न में जो है उत्तर में कह रही है लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्गस्टॉक की नाम की जगह पर गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। कवि लॉन्गस्टॉक क्यों प्रसिद्ध है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये प्रश्न लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्गस्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्गस्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है, क्योंकि गंगा, ऐसे कहते हैं ना कि गंगा नदी में स्नान करने से जो है क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे ही यहाँ लेखिका का कहने का मतलब है कि कवि लॉन्गस्टॉक एक धर्म चक्र था और उसको घुमाने से भी सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी ही है। यही विश्वास पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। अब आगे प्रश्न कहता है कि जितेन नार्गे जो था वो, उसकी गाइड की जो भूमिका थी उसके बारे में बताइए कि क्या वो एक कुशल गाइड था। ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो नार्गे एक कुशल गाइड था, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है कि वो कुशल गाइड नहीं था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था, यानी कि उसका जो पेशा था, जो प्रोफेशन था, वो क्या था, गाइड करना, और एक ड्राइवर भी था वो। तो इसीलिए जो है उसके प्रति वो पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी, अच्छी जानकारी प्राप्त थी, जो जैसे कि एक गाइड को होती है, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। अब इसमें एक अच्छे गायक में किन किन गुणों का होना जरूरी है। एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने से भलीभांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, जलवायु, संपूर्ण जानकारी उसको होनी चाहिए। और क्या क्या एक कुशलता होनी चाहिए एक गाइड में। एक कुशल गाइड को जो है चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, यानी कि हर उत्तर का प्रश्न का जवाब वो देने लायक हो। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। गाइड को कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किसकी है, एक गाइड की है। जो ये 9 विशेषताएं हैं वो एक गाइड की सभी विशेषताएं हैं, जो आप देखिएगा। आगे प्रश्न 7 कह रहा है कि जो ये यात्रा वृतांत है, इसमें लेखिका ने जो पल पल परिवर्तित हो रहा है हिमालय का परिवेश, उसके बारे में जो अनुभूति हुई है उसी के बारे में आपको बताना है। इस यात्रा वृतांत में लेखिका को क्या क्या परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। हिमालय जो है विशालतर होता जा रहा है और जो है हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े वैसा प्रतीत हो रहा है। वहाँ क्या रास्ता जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, तिस्ता नदी वहाँ बह रही है, वो चांदी की तरह चमक रही है। तो इस तरह से लेखिका जो है वो वहाँ पे जो पवित्र वातावरण था उसको देखकर वो बड़ी ही भाव विभोर हो गई। अब जो है 8वां प्रश्न देख लो। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। तो लेखिका को जो अद्भुत जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर इससे जो है इसको आप पढ़ के देख सकते हो कि उसको अद्भुत शांति प्राप्त हुई थी और किस तरह से
जो है उनको बार बार जो परमात्मा की जो शक्ति है उसका एहसास हो रहा था कि कैसे ईश्वर जो है पल पल में प्रकृति का परिवेश बदल रहा है। आगे है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य जो है झकझोर गए, कौन कौन से दृश्य उनको झकझोर गए जिससे उनके मन में जो है ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ। और क्या था ऐसा, जब वो औरतें जो है पत्थर हथौड़े और कुदाल हाथ में लिए हुए पत्थर तोड़ रही थी, तो वो बात लेखिका को सोचने पर मजबूर कर दिया उन्होंने कि ये औरतें जान की परवाह ना करके भी यहाँ किस तरह से जो है अपनी मौत से जूझ रही है। फिर है सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है। अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में कौन होता है, एक तो गाइड होता है जो हमें उसके बारे में बताता है, जो सैलानियों को उसके दर्शन कराता है, जहां भी वो लेकर जाता है उसको सारी इस बात की जानकारी होती है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें आंसर। प्रश्न 11 हमें कह रहा है कि पत्थरों पर वो जो औरतें बैठी हुई थी, तो उसमें जो है जो उन औरतों को देखकर लेखिका ने ऐसा क्यों सोचा कि उसकी आर्थिक प्रगति में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो ये सब आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न 12, ये सब आप देख सकते हो इसका आंसर। फिर 12वां प्रश्न हमें पूछ रहा है कि हमें आज की जो पीढ़ी है वो किस तरह से जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो हम इसको पढ़ के हम देख सकते हैं कि लगातार नदियां दूषित होती जा रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो इस तरह से हमें जो है इसको रोकना चाहिए। इसके बाद है हम ये जो भूमिका निभा सकते हैं दी हुई है। उसके बाद है आज की पीढ़ी जो है वो प्रदूषण का जो जिक्र किया गया है इसके अंदर, तो वो जो है जो प्रदूषण से कौन कौन से दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं वो इस प्रश्न के उत्तर में आप देख सकते हैं। लास्ट जो है देख लीजिए प्रश्न 14, कटाव पर किसी दुकान को न होना उसके लिए वरदान है। अब आप जो है अपनी राय इस पे व्यक्त कीजिए कि वहाँ पर कोई दुकान नहीं है तो ये वहाँ के लिए वरदान है। तो ऐसा वरदान क्यों कहा गया है कि दुकान न होना एक वरदान कैसे हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है प्रकृति में जल संचय की जो व्यवस्था होती है वो किस तरह से है, वो आप इसको पढ़कर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति जो है जल का संचय करती है, बर्फ बनती है, फिर उससे वापस पानी जो है वो मेल्ट होती है तो पानी बन जाता है, फिर वापस जो है वही गाँव और शहरों में वो पानी जो है जल संसाधन के रूप में काम आता है। लास्ट प्रश्न है देश की सीमा पर बैठे हुए किस तरह जो है फौजी लोग अपनी कठिनाइयों से जूझते हैं और जो है किस तरह से वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आदित्य स्टैंड अप। हाँ, और स्टैंड अप। और फिर जो है ये इसमें बताया गया है कि किस तरह से फौजी जो है कठिनाइयों से जूझते हैं, वो हमें आदित्य बताएगा। हाँ बताओ किस तरह से वहाँ के फौजी जो आपने देखे, इसमें देश की सीमा पर बैठे हुए जो फौजी है वो किस तरह से कठिनाइयों से जूझते हैं सीमा पर बैठे हुए। हाँ हाँ बताओ। मैम जो फौजी है वो मैम जो भारी ठंड में मैम उनको वहाँ पर काम करना पड़ता है, अपने जो उनका जो सोने का जो वर्क है अपने वहाँ पर ठंड में बैठ के वो हमारे देश की सेवा करते हैं। और काफी सारे ऐसे करते हैं जैसे पहाड़ी पर चलते वक्त कभी स्ट्रॉन्ग आ जाती है, कभी कुछ मैम उनको बहुत ऐसी कठिनाई होती है जैसे ऊपर चढ़ते हैं। वेरी गुड, बैठो। हाँ, तो किस तरह से वो अपनी जान को हथेली में रखकर जीते हैं और हमेशा हम उनकी सलामती के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो इस तरह से इस अध्याय के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।